हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपसे आज हिस्ट्री के उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो टॉपिक एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस होंगे, है ना। हिस्ट्री एंड ऑफ मॉडर्न इंडिया कई के बारे में चर्चा करेंगे, मॉडर्न इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे और कंप्लीट स्टडी विद स्टडी मटेरियल आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चैप्टर पहला रहेगा आज का, चैप्टर फर्स्ट, है ना। उस चैप्टर फर्स्ट में जितना मटेरियल आपके लिए हो जाएगा उस पूरे मटेरियल की हम आपके लिए पूरी पूरी कोशिश देने की करें, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उस सिलेबस को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे, वो होगा यूरोपीय शक्तियों का भारत में विभाजन, है ना। क्या? यूरोपीय शक्तियों का भारत में विभाजन। उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी का राज्य विस्तार, है ना, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कारण एवं परिणाम, ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, भारत का स्वाधीनता आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश और स्वतंत्र भारत में चुनौतियां एवं विकास। ये पूरा मटेरियल है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी, है ना। इन दोनों टॉपिकों से मिला के हमने इस पूरे कंटेंट को बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, जिसमें जैसे कि आपको ये जो एक पिक्चर लगी हुई दिख रही है, ऐसे ही कुछ पिक्चर लगाने की कोशिश करी है और पूरा मटेरियल हम आपको एक लिखे हुए मेथड में एक अच्छी तरीके से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि पहले चैप्टर की बात की जाए तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, क्लास 1 है। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन में क्या था, तो उस बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। कहें तो व्यापारिक मार्ग की बात करते हैं, है ना। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? व्यापारिक मार्ग की। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। प्राचीन काल में क्या था वो अभी भी बात कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। कौन कौन थे? पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और ब्रिटिश थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? भारत में यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल के द्वारा होता था, है ना। अच्छा जी, इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इस मार्ग में इराक, तुर्कों और वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। किससे होता था? पहले मार्ग में यह मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। कहाँ था? मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। जैसा कि आप लोगों को इस मैप में हल्का हल्का कुछ दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए, ये सारे रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ जी दोस्तों, ऐसे करके, है ना। चलिए, इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत के की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं को व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। इटली ने क्या किया कि जो भी भारत की प्रमुख वस्तुओं थी उन पर अपना एकाधिकार कर लिया। जमाए रखने के लिए जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी की रोक दिया। और क्या किया? इटली ने जो व्यापार का अपना एकाधिकार कर रखा था उसमें यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया गया। व्यापार की जो हिस्सेदारी थी यूरोप की शक्तियों की, उन्हें रोक दिया गया। 15वीं शताब्दी, कहें तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। किसने किया? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यम को बंद कर दिया। तुर्कों ने क्या किया कि यूरोप और भारत के मध्य पुराने जो भी संचार के माध्यम थे उन सबको बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का प्रमुख द्वार था। जो कुस्तुनतुनिया था वो क्या था? व्यापार का प्रमुख मार्ग था। अतः व्यापारियों के लिए, यूरोप के व्यापारियों की कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। जो यूरोप के व्यापारी थे वो बेचारे कुस्तुनतुनिया होकर ही उन्हें आना पड़ता था या नगर को पार करना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन तुर्कों द्वारा इस मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा क्या लगा?
धक्का लगा। क्या लगा दोस्तों? धक्का लगा, है ना। यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगा। अगला पॉइंट है हमारा समुद्री मार्गों की खोज। तो समुद्री मार्गों की खोज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो क्या थी, क्या टॉपिक क्या रहे, देखिए। अब क्या हुआ कि यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दी। जब उन्हें कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं मिला तो अब उन्होंने रास्ता खोजने के लिए खोजें जारी कर दी। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राज्यों व रानियों के धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। क्या किया? कुछ नाविकों ने यूरोप के जो उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजा हैं, उन्हें आने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी, जो पैसा उनके पास नहीं था, जो भी नाविक थे, तो उन्होंने क्या किया, जो भी राजा थे, रानियां थी, उन्हें क्या दिखाया? धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। किस किस चीज़ के दिखाए? धन के, धर्म के और ध्वज के सपने दिखाए। धन क्या था? धन है राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना। इन्होंने कहा कि राज्य की आमदनी बढ़ जाएगी, खजाना इकट्ठा हो जाएगा और कीमती धातु, सोना, चांदी, मसालों के फायदेमंद व्यापार से एकत्रित करने की संभावना। और उन्होंने क्या कहा कि आपके लिए हम ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे? ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे, भारत से जो भी व्यापार करेंगे या कहीं से भी व्यापार करेंगे वहाँ से हम धन देंगे आपको। और धर्म के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने कहा कि हम ईसाई धर्म का दूर दूर इलाकों में प्रचार करेंगे, अपने ईसाई धर्म का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और ध्वज के बारे में चर्चा की जाए तो यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएगा, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ये भी एक 3 पॉइंट बताए, धन, धर्म और ध्वज। धन में क्या कहा गया? धर्म में कहा गया कि हम आपके लिए खजाना इकट्ठा करेंगे व्यापार के माध्यम से। धर्म में कहा गया कि हम अपने जो ईसाई धर्म है उसका दूर दूर तक प्रचार करेंगे। ध्वज में कहा गया कि जो हमारा यूरोप का झंडा है वो दूर दूर के उपनिवेशों में फहराएगा, जिससे उनका साम्राज्य और बढ़ेगा। इस चीज़ में राजा और रानी क्या हो गए? राजा और रानी उनके लोभ लालच में आ गए, है ना। अच्छा, यूरोप के राजाओं ने राष्ट्रों को झंडा दूर दूर के उपनिवेशों फहराएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला पॉइंट क्या था? यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों के समुद्री यात्रा खर्चा वहन किए। पॉइंट यही तो था इनका। जो यूरोप के राजा थे उन्होंने क्या किया? इन नाविकों के जो भी समुद्री खर्चे थे उन्हें वहन करना शुरू कर दिया। देखिए भाई, बात थी पहले चैप्टर की, लेकिन पहले चैप्टर में आज हम कुछ इतना ही आपको कंटेंट देंगे, जिसमें हम आपके लिए सिलेबस हमने आपको पहले ही क्लियरफाई कर दिया है। जो भी सिलेबस है वो हमारा सिलेबस ये रहेगा, है ना। इस सिलेबस को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और जो भी हमारे साथी हैं वो इस सिलेबस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इस सिलेबस को फॉलो करते हुए हमें समझ में आएगा कि हम एक बढ़िया तरीके से, और जो भी साथी हमारे कोई भी चीज़ या पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो हमें कमेंट कर सकता है। हम आपको भली भांति इसी पीडीएफ को आपको वैसी की वैसी हाथ में देने की पूरी कोशिश करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज समझेंगे। अगली वीडियो में इसी चैप्टर का अगला पार्ट लेके आएंगे और हो सकता है इस चैप्टर को हम पूरे को ख़त्म करने की पूरी कोशिश में रहें, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।